नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से विश्व भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की गतियों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आंसर आसानी से बन सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, कौन कौन सी? पहली पृथ्वी की घूर्णन गति और दूसरी होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति। घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन, ठीक है। जो रोटेशन होता है उसको बोलते हैं घूर्णन, और रिवॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं क्या? परिक्रमण। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, मतलब कि दोनों सबको सेम ही लगते हैं, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि परिक्रमण में एक शब्द लिखा हुआ है परिक्रमा। परिक्रमा आपको पता ही होगा, जब कहीं भी मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, मतलब उसको गोल गोल घूमते हैं, तो वो होता है परिक्रमा। तो परिक्रमा से ही शब्द बना है परिक्रमण, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि सूर्य की जो पृथ्वी है वह परिक्रमा करती है, और उसमें जो उसकी स्पीड होती है उस परिक्रमा में वो क्या बोली जाती है? परिक्रमण गति, ठीक है। अब बचता है घूर्णन गति। घूर्णन मतलब खुद में ही घूमना, मतलब जो पृथ्वी है वह खुद में घूमती है, उसकी जो स्पीड है उसको बोलते हैं घूर्णन गति, अर्थात रोटेशन, अपने आप में घूमना वो हो गई घूर्णन, और दूसरे को घूमना यानी परिक्रमा करना किसी की, वो हो गई परिक्रमण गति, ठीक है। और घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, और जो परिक्रमण गति है उसको बोलते हैं वार्षिक गति। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लगता है। यानी जो पृथ्वी है वह अपने आप में पूरा रोटेट होने के लिए कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि परिक्रमण में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो परिक्रमण में लगता है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। इतना लगता है उसको अपने परिक्रमण में, और रोटेशन में मैंने आपको बता ही दिया। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी में दिन और रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु का परिवर्तन जो है, मतलब जो ऋतुएं हैं कौन कौन सी, ग्रीष्म, शरद, बसंत और बरखा, ये सब जो ऋतुएं हैं इनमें लगातार आपको पता है कि परिवर्तन होता रहता है क्रमशः। तो ऋतुओं में परिवर्तन और दिन एवं रात का छोटा बड़ा होना, ये सब भी पृथ्वी की गतियों के कारण ही होता है, ठीक है। और साथ ही एक और कारण होता है क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है। और जब बात हो रही है दिन और रात के छोटे बड़े होने की, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि विषुवत वृत्त पर, विषुवत मतलब कौन सी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो वृत्त खींचा गया है उसे ही विषुवत वृत्त बोलते हैं, और साथ ही भूमध्य वृत्त भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो विषुवत वृत्त पर दिन एवं रात की जो अवधि होती है वह समान होती है, ठीक है। और जो विषुवत वृत्त से अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे या फिर दक्षिण की तरफ जाएंगे, तभी आपको दिन एवं रात की अवधि में अंतर देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि दिन और रात की जो अवधि होती है वह कहाँ पर सेम होती है? विषुवत वृत्त पर, अर्थात भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अब जब हम लोगों ने बात कर ली है दिन और रात के छोटे बड़े होने की, तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग 5 पॉइंट में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, और एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ये चीज़ें बता दूँ जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो वही 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं? पहला है उपसौर, दूसरा है अपसौर, फिर शीत आयनात, ग्रीष्म आयनात और विषुव। ये 5 पॉइंट हैं, इनमें हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक करके देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसौर की। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। मतलब जो पृथ्वी है वह जब सूर्य भगवान के सबसे पास पहुंच जाती है, मतलब कि अब उससे आगे कभी भी नहीं जाएगी, तो वह स्थिति कहलाती है उपसौर। और ऐसी स्थिति होती है 3 जनवरी को, ठीक है। यानी 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वह सूर्य भगवान के सबसे नज़दीक होती है, और यह कहलाता है उपसौर। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे नज़दीक किस तारीख को होती है, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि 3 जनवरी, ठीक है। अब अगला है अपसौर। अपसौर के टाइम पे ठीक उल्टा होता है, मतलब उपसौर का उल्टा अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य भगवान से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको बोलते हैं अपसौर की स्थिति। और ऐसा होता कब है? तो ऐसा होता है 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वह सूर्य भगवान से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, तो यह कहलाता है
अपसौर। ठीक है, अगला है शीत अयनांत। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसके बाद जो ग्रीष्म अयनांत है वह जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे उपसौर का अपोजिट अपसौर था। तो बात करते हैं शीत अयनांत की। शीत अयनांत की स्थिति कब होती है? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात हो और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उसका अपोजिट यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो, तो वह कहलाता है शीत अयनांत की स्थिति। और यह स्थिति होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो उसको बोला जाता है शीत अयनांत। और स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर को। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है सूर्य की जो किरणें हैं वह मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, मकर रेखा में सीधी पड़ने के कारण ये चीज़ें होती हैं। अगला है ग्रीष्म अयनांत। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात हो, तो यह स्थिति कहलाती है ग्रीष्म अयनांत की। ठीक है, और यह स्थिति होती कब है? तो यह होती है 21 जून को। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट था शीत अयनांत का उल्टा, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और ग्रीष्म अयनांत का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ना। यानी जो शीत अयनांत था उसमें जो सूर्य की किरणें थी वह मकर रेखा पर सीधी पड़ रही थी, जिस कारण से शीत अयनांत की स्थिति बन रही थी। और जो ग्रीष्म अयनांत है इसमें जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब लास्ट पॉइंट बचता है इस टॉपिक का, वह है विषुव। विषुव दिन और रात की जो अवधि होती है वह जब दोनों गोलार्धों पर बराबर होती है, तो यह स्थिति कहलाती है विषुव की। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन और रात बराबर हों तो वह क्या कहलाएगा? विषुव की स्थिति कहलाएगी। और ऐसी स्थिति कब होती है? तो यह स्थिति 2 बार होती है। पहला तो 21 मार्च को होता है और दूसरी स्थिति बनती है 23 सितंबर को, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात होती हैं उनकी अवधि क्या होती है? समान होती है। और इसका कारण होता है सूर्य की किरणों का विषुवत रेखा पर सीधा पड़ना। ठीक है, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से दोनों गोलार्ध अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात की अवधि है वह बराबर होती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही थी तब क्या स्थिति हो रही थी? ग्रीष्म अयनांत की। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही थी तब कौन सी स्थिति हो रही थी? शीत अयनांत की। और जब विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर सीधी पड़े तो वह कहलाएगा विषुव। ठीक है, और ये जो विषुव है इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला बसंत विषुव के नाम से और दूसरा शरद विषुव के नाम से। बसंत से सीधा सा समझ में आ रहा है कि बसंत ऋतु के टाइम वाला, अर्थात मैंने आपको बताया कि विषुव की स्थिति 2 बार होती है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बसंत ऋतु है वह कौन से वाले में ज़्यादा नज़दीक है, 21 मार्च वाले में कि 23 सितंबर वाले में? तो आपको पता ही है कि जो बसंत ऋतु होता है वह फरवरी और मार्च के टाइम पे होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 21 मार्च वाली स्थिति कौन सी होगी? वसंत विषुव की। यानी जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी और दोनों गोलार्ध अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे, तो वह स्थिति कौन सी कहलाएगी? वसंत विषुव की। ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ 23 सितंबर वाला, तो 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी तो दोनों गोलार्धों पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी, तो वही वाला कहलाएगा शरद विषुव। शरद का मतलब वैसे ठंड भी होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इस टाइम पे फिर थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ने लगती है। सितंबर के टाइम से थोड़ा थोड़ा ठंड महसूस किया जाने लगता है, क्योंकि बरसात खत्म होने के टाइम रहता है वो, और फिर धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाती है। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने विश्व भूगोल से संबंधित अपलोड किए हैं, लगभग 15 से 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए